शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष ने जहां पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी काफी नाराज नजर आए और उन्होंने जमीन पर बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां माले और जदयू के विधायकों ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए भाजपा का विरोध किया, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, जमकर विरोध जताया गया है। और अगर हम कल की बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भरे सदन में जिस तरीके से लताड़ा है, उसके बाद जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार विधानसभा से बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और आज की कार्यवाही किस तरीके से चलने वाली है, आज की कार्यवाही में क्या कुछ और आगे हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलेंगे हम अपने बिहार संपादक एसके राजीव के पास। एसके राजीव, आज भी जब कार्यवाही शुरू होती है विधानसभा की, तो हंगामे के साथ शुरू होती है और जैसा कि हमने बीते दिनों भी देखा है, हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है पूरा विधानसभा सत्र। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और आज जो है वो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। लेकिन आप इस पूरे 5 दिन को देखेंगे तो 5 दिन में सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हुआ है और हंगामा कई मुद्दों को लेकर के हुआ है। दरअसल में जब सदन की शुरुआत हुई थी सत्र की, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के सामने, लेकिन उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार 75% यानी कि 65 + 10 75% आरक्षण की बात वो करने लगे थे, उसके बाद फिर जिस तरीके की उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था महिलाओं को लेकर के, उसको लेकर के सदन के भीतर से लेकर के बाहर तक हंगामा हुआ। कल जिस तरीके से मांझी जी पर वो बिफर पड़े थे आरक्षण जब विधेयक जब पास हो रहा था उस समय, उसके बाद फिर सदन स्थगित हुई और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, तो बीजेपी जो है नीतीश कुमार से फिर एक बार माफी मांगने की मांग को लेकर के अड़ा रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई। और सदन की कार्रवाई मुझे लगता है कि अगर 2 बजे के बाद अब शुरू भी होती है तो फिर जो है वो सदन की कार्रवाई हंगामों की भेंट चढ़, यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि 5 दिनों का यह सत्र जो है वो पूरी तरीके से हंगामों की भेंट चढ़ गया। और इससे बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आलोक जी, हैं सहरसा के बीजेपी के विधायक हैं, अभी पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे। इनसे बात करेंगे। आलोक जी, 5 दिन हो गए आज शीतकालीन सत्र के, आज आखिरी दिन है, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये सत्र बेकार चला गया? नहीं, देखिए ये सत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी इस सत्र में लिए गए। जिस प्रकार से आरक्षण की बात को लेकर के इस सत्र में आया और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ कर के समाज के पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात में हम लोगों ने पहले से कहा कि हम आप आरक्षण के साथ हैं और इसको देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ कठिनाई है, उनको यदि कोई आईना दिखाता है, वो जिस प्रकार का ढोंग रचते हैं और यदि उस ढोंग को आईना दिखाया जाता है तो वो विफर पड़ते हैं। और वही स्थिति हुई। आपने देखा कि इससे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले महिलाओं पर जिस प्रकार का वो अमर्यादित टिप्पणी किए, यह टिप्पणी से पूरे बिहार को भारत देश में शर्मसार, दुनिया में शर्मसार होना पड़ा। और इसके बाद किस प्रकार से उनके उप मुख्यमंत्री ने उसको सही ठहराने का कोशिश किया। अब बताइए, विधानसभा में वो सेक्स एजुकेशन का क्लास चलाते हैं, तो ये जिस प्रकार का दोनों व्यक्ति ने इस सदन में जो जवाब दिया है, निश्चित रूप से बिहार शर्मसार हुआ। और साथ ही साथ जब कल की घटना घटी, जब मांझी जी के द्वारा यह आईना दिखाने का कोशिश किया गया कि महादलितों की जो आपने गरीबी बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट आया है। महादलित 43% महादलित को आप यदि अमीर के श्रेणी में रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको देखना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की आवश्यकता थी कि ठीक है, इसकी हम फिर से कराते हैं। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जी को उन्होंने बेइज्जत किया विधानसभा के अंदर, ये पूरे दुनिया ने देखा कि मुख्यमंत्री जी का महादलित के प्रति क्या सोच है। और इस विषय को राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को सही ठहराते हैं, यह स्पष्ट बताता है कि ये महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को विरोधी तो है ही, साथ ही साथ महादलित विरोधी भी सरकार है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा की बात करते हैं, इसीलिए आज सदन बाधित हुआ है।
देखिए, हमारे साथ रुकेंगे आप 2 मिनट और। हमारे साथ बीजेपी की नेत्री भी हैं। मैडम, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार का जो बयान आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से सदन के भीतर, आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अपना आपा अब खोते जा रहे हैं? वो तो स्पष्ट है और वो दिख भी रहा है और अब उन्हें भी शायद दिख रहा होगा और उनकी पार्टी और संगठन के लोग के उनको वो तो एकदम स्पष्ट है क्योंकि वो लोग भी बैकफुट पे हैं। वो अनर्गल बयान देने पर उतर चुके हैं। जैसे कल ही माननीय ये मांझी जी नहीं इनका जो बयान आया एनसीईआरटी पे, वो अजीब तरह का बयान था। एनसीईआरटी बुक पर वो जनता को ये समझाने की कोशिश में थे कि भाई ये तो बहुत बहुत नॉर्मल पढ़ाइयाँ चल रही हैं इस लेवल की। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बहुत अलग से कुछ बातें नहीं रखी। भाई जो एक ऐसा टॉपिक जो एक माँ अपनी बेटी को भी शेयर नहीं कर सकता है, वो आप पब्लिकली लेडीज के सामने लेडीज बैठी हुई हैं और सामने जिस समय नीतीश जी चर्चा कर रहे थे उस समय आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप लोगों को कैसा महसूस हुआ जिस समय नीतीश जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे उस समय? इट वॉज डिस्गस्टिंग। हम लोग को शर्मसार हो गया पूरा का पूरा सदन, और सिर्फ महिलाएं नहीं और सिर्फ विपक्ष की महिलाएं नहीं, सत्ता पक्ष की महिलाओं के साथ साथ बैठे पुरुषों ने अपना सिर झुका लिया और शर्मसार महसूस किया। आपको लगता है कि एक तरफ नीतीश जी 35% महिला आरक्षण की बात करते हैं, वो कहते हैं कि देश में पहला बिहार ऐसा राज्य सबसे ज्यादा मैंने महिलाओं को पुलिस बनाया, तमाम अधिकारियों में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में जो आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चेहरा नीतीश जी का यह भी देखने को मिला जो विधानसभा के भीतर, आप लोग भी वहां मौजूद थी, हम लोग भी ऊपर देख रहे थे, और दूसरी तरफ जब सदन की कार्रवाई यहाँ चल रही थी तो पटना में महिलाओं के ऊपर लाठियां भी बरसाई जा रही थी। क्या कहेंगे आप? ये डिरेलमेंट का बहुत अच्छा उदाहरण दिख रहा है। मेंटल डिरेलमेंट निश्चित तौर पे उनका हो चुका है एंड ही नीड्स टू टेक रेस्ट एंड टेक रिटायरमेंट। आपको लगता है कि बीजेपी की महिला विंग जो है इसे पूरा एक मुद्दा बनाएगी आने वाले दिनों में पार्टी लाइन से हट करके? देखिए, उग्र आंदोलन पर उतरेंगे हम सभी यदि हम लोग की बात हुई। तो हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अब आरजेडी के जो लोग हैं वह यह कह रहे हैं कि भाई चूंकि हम लोग मंडल को फिर से ले आए हैं लिहाजा बीजेपी वाले बौखला गए हैं। देखिए, आरजेडी वाले जो बोल रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जब कभी उन्होंने यही बात सुन करके उनके साथ तलबैया मिला करके के साथ हैं, वो कांग्रेस ने उस समय में मंडल कमीशन का घोर विरोध किया था। और जब मंडल कमीशन की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी उस बीपी सिंह जी के सरकार में हम लोग सम्मिलित थे। जब भी देश में आरक्षण, चाहे विधानसभा में आरक्षण की बात हो, तो हमारे पुरखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कमेटी संविधान सभा में वो सदस्य थे। और जब भी बिहार में आज आपने बोला कि बिहार में महिलाओं को नीतीश जी कहते हैं कि हम 35% आरक्षण दे रहे हैं, दिए हैं, ये बिल्कुल नीतीश जी गलत कहते हैं। नीतीश जी नहीं दिए हैं ये आरक्षण, हम लोग एनडीए भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ थी तब वो 35% आरक्षण दिए। जब जब हम लोग उनके साथ रहे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी उस सरकार में हम लोग रहे, लालू जी कभी आरक्षण के पक्षधर, लालू जी का तो आरक्षण अपने परिवार, पत्नी, बेटा बेटी के लिए आरक्षण होता है। हम लोग बिहार के आरक्षण जब भी और देश में आरक्षण की बात होती है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उससे पहले के जितने भी हमारे नेता हों, और या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्षधर है। और हम लोग हर वक्त चाहते हैं कि जो सबसे कमजोर, हमारी तो पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी का यही सिद्धांत है, एकात्ममानववाद, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति व्यक्ति को जब तक हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हम तो इस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम हर वक्त जब जब हम रहे हैं तब वो आरक्षण दिए हैं। आज भी हम लोग उनसे पहले विधानसभा में कहे कि आपने जाति जनगणना कराया, इसका है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए, कमी है, वो आप दूर करिए, लेकिन आप निश्चित रूप से आपको लगता कि आरक्षण बिहार में बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम लोग आपके साथ आगे से हैं। ये हमारे नेता नंद किशोर यादव जी, उनसे पहले हम लोग इस विषय को रखें। आलोक जी, एक बड़ा सवाल है कि 65% जो आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है बिहार में, अब इसका काट क्या है बीजेपी के पास? क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में तो ये सब मुद्दा बनाएगी महागठबंधन बिहार। नहीं, देखिए, ये मुद्दा तो ये तो सब पूरे सदन जान रही, पूरे राज्य की जनता जान रही है कि आरक्षण में को पहले बीजेपी ही इसकी चर्चा की है और आरक्षण में बीजेपी साथ में, इसलिए
ये क्रेडिट तो वो ले लिया ना नीतीश कुमार। कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार जी तो पहले इसको देखें, जो महिलाओं का जो इतना घोर अपमान उन्होंने किया, महादलित का इतना घोर अपमान किया, उनसे अब बोलने का नहीं है कि हमने दलितों को आरक्षण दिया, हम महिलाओं को आरक्षण दिया। सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आरक्षण का काट क्या होगा बीजेपी के पास? नहीं, आरक्षण का कोई, तो ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के सर्वोक्त पक्षधर हैं, इसलिए आरक्षण से कोई राजनीतिक असर नहीं पड़ने वाला। आरक्षण जनता, बिहार की जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा, वोट बैंक पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ वो हकमारी किए हैं, उसकी संख्या को घटवाने का काम नीतीश जी, किसी के दबाव में इस प्रकार का काम नीतीश जी ने किया है, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है जाति जनगणना में। आलोक जी, 2 बड़ा मुद्दा मिल गया है, नीतीश जी ने आपको दे दिया है बैठे बिठाए सदन के भीतर। क्या सदन के भीतर से निकलकर अब सड़क तक पहुंचेगी भाजपा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी आंदोलन करते रहेगी। के बीच जा करके नीतीश जी का जो दलित प्रेम वो दिखाते थे, उसको बेनकाब करने का काम, महिला प्रेम जो दिखाते थे, उसको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आलोक जी, बहुत शुक्रिया। मैडम, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपको लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ एक बड़ा एक डिस्टिंक्शन देखने को मिल रहा है अब इस विधानसभा में, आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी खास करके इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? आप लोग एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे चूंकि आप बीजेपी की नेत्री भी? देखिए, बड़ा मुद्दा और छोटा मुद्दा बनाने की बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके साथ साथ ये भी एक मुद्दा है। तो इंडिया के पास वोट ही कहाँ है? बिहार में देयर इज़ नो वोट, ये इस बात स्पष्ट है और स्पष्ट दिख भी रहा है। और रंगे हाथ इनका जो मेंटल स्टेटस है ये और दर्शा रहा है कि इनके जो मुद्दे थे वो भी समाप्त हो चुके हैं, और जो उनका किया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो मुद्दा तो बहुत है, साथ साथ ये भी एक मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा। महिला सशक्त, एम्पावरिंग वुमेन की बात जो लगातार बिहार में नीतीश कुमार करते आ रहे हैं पिछले 17-18 साल से, आप लोगों के साथ भी 15-16 साल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं से करारा झटका बिहार में। एम्पावरमेंट को झटका थ्रू व्हाट? थ्रू दिस स्टेटमेंट? व्हाट डू यू थिंक? या एग्जैक्टली। देखिए, व्हाट आई फील इज बहुत एम्पावर्ड है। ये समझना महिलाओं को कमज़ोर, ये तो कहीं किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं मैं करती हूँ। हम लोग सब बहुत सशक्त हैं मेंटली और भले आर्थिक रूप से जो हो। लेकिन आप लोग तो रो पड़ी उस बयान के बाद, ये तो सशक्तिकरण को नहीं दर्शाता है। देखिए, आप डायरेक्ट किसी को हर्ट और पब्लिक में मेल्स के सामने महिलाओं पर टिकटोका टिप्पणी कीजिएगा तो इट्स इंस्टेंट, वो अपने आप से वो निकलती है इंस्टेंट फीलिंग। तो ये रोना तो कोई भी जो आप दिखाने के लिए रोते होंगे, कोई किसी के आंसू दिख सकते हैं, किसी का आंसू मन में रह जाते हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के एक्सक्यूज मांगने के बाद ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा? ये तो समय ही बताएगा, और पब्लिक बताएगी और आने वाला समय बताएगा इलेक्शन से। चलिए, एक आखिरी सवाल और है मैडम। नीतीश जी अगर सत्ता में आए हैं, 2 माह से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसके बिहार में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, चाहे वो शराबबंदी कानून हो या फिर जीविका जैसी योजनाओं हो महिलाओं के लिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है उनके इस बयान के बाद, खास करके महिला वोट बैंक, वो अब टूटेगा या फिर कमजोर? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के डिमांड पे ही शराबबंदी हुई, महिलाओं के मांग और जीविका भी महिलाओं के लिए शुरू हुआ, यानी महिलाओं की ज़रूरत थी इसलिए शुरू हुआ। और ये टूटने का अब बात नहीं रह गया, ये ऑलरेडी टूट चुका है। महिलाएं बहुत मेंटली हतोत्साहित हुई हैं। हम लोग बात करते हैं, आप भी महिलाओं से बात करते होंगे, तो ये लगता होगा कि वो बहुत अच्छे से, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग विपक्ष में बात करते नहीं थकते थे और उनको एक डिसिप्लिनियर माना जाता था, वो अब उनको मेंटल माना जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज एंड फॉर हिज पार्टी। नीतीश जी के इस बयान के बाद क्या लगता है फायदा होगा? एनडीए को फायदा और नुकसान से बहुत लेना देना नहीं है, बिकॉज एनडीए ऑलरेडी। आरजेडी स्पेशली आपको लगता है कि आरजेडी कहीं ना कहीं से गेन करेगी वोट? अब आरजेडी गेन करेगी वोट? मुझे लगता है कि नहीं। क्या, ये मैं नहीं समझी, बताइए फिर से। आपको लगता है कि इस बयान के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर खुशी किस पार्टी को हुई होगी तो वो आरजेडी होगी, क्योंकि उनको तो लग रहा होगा कि कमजोर होंगे?
ये तो उनका संगठन आकलन करके स्पष्ट करेगा, और अंदर फूल रहे होंगे तो वो ये समझे। हाँ, स्पष्ट दिख रहा है कि ये कमज़ोर हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसका निश्चित असर पूरे पर पड़ेगा। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। जी नवीन। अब बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आपने कई विधायकों से बात की, साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार अब अपना आपा खो रहे हैं। और आपने अभी एक विधायक से बात किया, उन्होंने कहा कि ये जो सदन से संग्राम शुरू हुआ है वो सड़क तक जारी रहेगा, और जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक भाजपा की ओर से ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजीव, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई, उसके बाद दलित विरोधी सरकार का भी जो आवाज़ है राजीव वो बुलंद हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अब एक नया एंगल बिहार की राजनीति में दिख सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए नवीन, निश्चित तौर पर ये जो शीतकालीन सत्र है ये कई महीनों में याद रखा जाएगा। हालांकि ये सत्र बहुत छोटा है, मात्र 5 दिनों का रहा है, लेकिन ये सत्र न सिर्फ बिहार बल्कि देश की अगर आप पूरे बात करेंगे तो देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है कि जब सदन के भीतर कहीं पर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके का जवाब दे रहा हो, कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से अपना आपा खो बैठा हो, और जीतन राम मांझी जो कि उनसे उम्र में भी काफ़ी सीनियर है, उनको तुम तराक पर वो उतर आए। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे को अब जीतन राम मांझी कितना कैश कर पाएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन बीजेपी निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को कैश करने की कोशिश में जुटी हुई है। और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले मांझी जो है वो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने धरने पर वो बैठ गए, तभी वो मीडिया को भी यहाँ पर ब्रीफ कर रहे थे, और अभी आप बीजेपी की जो नेत्री थी उनके बयान को आप सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं से नीतीश को दो तरफा नुकसान जो है वो साफ होता दिख रहा है। एक तरफ महिलाएं, जो महिला उनका वेश जो है उनका वोट मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं सब कमजोर हुआ है, और दूसरी तरफ दलित को जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने टारगेट किया है मांझी को, तो अब ये मांझी जो है वो लगातार अब दलित के इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी जाएगी और यह कहेगी कि देखिए किस तरीके से जो नीतीश कुमार कहते हैं कि वो दलित को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, दलितों से के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, और एक जो दलित जो सीनियर नेता है उनको किस तरीके से सदन की तरफ अपमानित किया जाता है। तो निश्चित तौर पर बैठे बिठाए बीजेपी को कम से कम 2 मुद्दा जो है वो नीतीश कुमार ने दे दिया। और इससे अगर सबसे ज़्यादा जो मेरा सवाल भी था अभी बीजेपी नेत्री से, सबसे ज़्यादा अगर गेम कोई भी एक पार्टी करेगी तो वो आरजेडी है, चूंकि आरजेडी ये चीज़ चाह रही है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने जाल में खुद फंसते और अपने जाल में ही फंस करके वो दम तोड़ दे, और नीतीश कुमार वैसा ही कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ जदयू कमजोर होगी बल्कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका सीधा लाभ एनडीए को और आरजेडी जो है वो अपने खाते में ले जाए। बिल्कुल राजीव, दो तरफा नुकसान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध करते हुए विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। यहाँ को बताया गया कि ये क्या बोले, इन्होंने सही तो कहा कि जो भी आप विकास करते हैं उसका 10 साल के बाद अंकेक्षण करिए कि गांव का कितना विकास हुआ और नौकरियों में कितना फायदा हुआ। हम लोग पूरे भ्रमण का विधायक दल जाते हैं पूरे बिहार में, तो हम लोग जब जांच करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एससी एसटी का बहुत सारे पद रिक्त हैं, वो भरा भी नहीं गया है और उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। नेता है उनको अपमानित करने का काम किया गया, उसके विरोध में हम लोग विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में के बाहर में धरना दे रहे हैं। यह तानाशाही नहीं चलेगी, यह एजेंटगिरी जो सत्ता पक्ष की एजेंटगिरी विधानसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। जिस तरह अपमानित किया गया एक मुसहर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी स्वयं धरना पर बैठे हुए हैं, उनको जितना अपमानित किया गया, जितना उनको कल एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था को तार तार कर दिया गया,
किसी हालत में भी यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बाहर में चैम्बर पर। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।